इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाटर रिसोर्सेस जो कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेस पाया जाता है उसके बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि सरफेस वाटर रिसोर्सेस कितना है, क्या है वाटर डिमांड। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस क्या है, फिर वाटर डिमांड कितना है, लगून्स एंड बैक वाटर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे फिर कि वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वाटर का क्वालिटी क्यों गिर रहा है। फिर हम लोग जानेंगे कि वाटर को रिसाइकल और रीयूज़ कैसे किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में वाटर रिसोर्स काफ़ी है और कमी नहीं है वाटर का, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का वो प्रॉब्लम है। अगर भारत के वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग बात करें तो दुनिया भर का जितना भी एरिया है उसमें भारत 2.45 एरिया को कवर करता है और दुनिया का जितना भी वाटर रिसोर्स है उसमें से 4% भारत के लिए वाटर रिसोर्स भगवान ने दिया हुआ है। और भारत दुनिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 16% लगभग इंडिया का पॉपुलेशन है। मतलब कि 100 लोग अगर धरती पर हैं तो उसमें से 16 इंडियन होंगे। अगर 100 लीटर पानी है दुनिया में तो 4 लीटर इंडिया का होगा। अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर वर्ल्ड का सरफेस है तो भारत का उसमें से 2.45 होगा। अगर क्यूबिक मीटर किलोमीटर में बात करें तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी वर्षा से भारत में होता है और 1869 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर पानी है। अब क्यूबिक किलोमीटर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर में कितना लीटर पानी हम लोगों को वर्षा से यानी कि रेनफॉल से मिलता है। और भारत में जो ग्राउंड वाटर है उसमें 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, तो वो कितना लीटर में पानी हुआ। अब अगर सरफेस वाटर का बात करें तो सरफेस वाटर में 4 मेजर सोर्स है। पहला रिवर्स, दूसरा लेक्स, तालाब और टैंक्स, ठीक है। भारत में लगभग 10,360 रिवर्स या उसका ट्रिब्यूटरीज है जो कि 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। मतलब कि 10,000 से ज़्यादा रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज है। अब इसका जो एनुअल फ्लो है मतलब जितना पानी इससे जाता है हर साल, वो लगभग 1869 क्यूबिक किलोमीटर का एस्टिमेट किया गया है। अब उसको कोई ऐसे बाल्टी से तो लेके के नहीं नापेगा, बट उसको एक एस्टिमेट लगाया गया, वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर का आता है। उसमें से हम लोग 32% यानी कि 619 क्यूबिक किलोमीटर पानी सरफेस वाटर के रूप में हम लोग उसको यूटिलाइज़ या उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वाटर जो रिवर है उसका जो वाटर फ्लो है वो उसका कैचमेंट एरिया मतलब वो कितना एरिया में बह रहा है उस पर डिपेंड भी करता है, ठीक है। जैसे मानसून आएगा तो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब समर आएगा तो वाटर फ्लो घट जाएगा, क्योंकि मानसून में बारिश होता है तो वाटर ऐड हो जाता है और समर में वाटर माइनस हो जाता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये सब का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए इन लोगों का वाटर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कैचमेंट एरिया मतलब जिस एरिया से रिवर्स बहता है। अब सिर्फ इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर, इन्हीं में बस 60% जितना भी भारत का टोटल सरफेस वाटर है उसमें से 60% बस इन 3 रिवर्स में आता है और इसका ट्रिब्यूटरीज में आता है। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा रिवर और बराक रिवर प्लस उनका जो ट्रिब्यूटरी है उसमें से 60% भारत का टोटल सरफेस वाटर है। बाकी जो मेजर रिवर्स है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो हो गया वो सब साउथ इंडिया में मेनली आता है और उन सब में लगभग 40% टोटल सरफेस वाटर आता है। अब ग्राउंड वाटर का अगर बात करें मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी है वो लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर नापा गया है और इसका इस्तेमाल मेनली नॉर्थ वेस्ट रीजन में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका फिर राजस्थान वाले रीजन में, कश्मीर वाले रीजन में होता है और साउथ इंडिया में होता है। नॉर्थ इंडिया में यानी कि बिहार, झारखंड में नदी से ही काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
अब पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाने लगा कि वहाँ पे अब खतरा ये है कि वहाँ का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो अब बिलो रिप्लेस, मतलब जितना कि उसमें पानी आ रहा है उससे ज़्यादा इंसान पानी उससे निकाल ले रहा है, इसलिए वहाँ का ग्राउंड वाटर खतरे में है। अब लगून्स एंड बैक वाटर्स का बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में ये बताओ कि लगून क्या होता है और बैक वाटर क्या होता है। तो लगून और बैक वाटर का पानी मेनली कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। अब भारत का अगर वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो भारत में मेनली एग्रीकल्चर यानी कि खेती प्रधान एक देश है और यहाँ पर लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो खेती पर निर्भर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई है उसका जो तरीका है उस पर डेवलपमेंट देने के लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है और इसीलिए 5 ईयर प्लान्स में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया और इस कारण से मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, जैसे कि डैम्स वगैरह बनाया गया जिसमें कि मछली पालन किया जाता था, उससे फिर पानी को भेजा जाता था ताकि वहाँ पे खेती कर सके, सिंचाई कर सके लोग। तो ऐसा जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था उसमें एक भाखड़ा नंगल, हीराकुद डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल, तो इन सब से फार्मर्स का ज़िंदगी को सुखद बनाने का कोशिश किया गया। ग्राउंड वाटर जो है उसका मेनली यूटिलाइज़ किया जाता है, उसको मेनली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। 89% सरफेस वाटर का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए और 92% किया जाता है ग्राउंड वाटर का एग्रीकल्चर के लिए। और ग्राउंड वाटर का मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है? पंजाब वाले रीजन में। मतलब कि लोग पीने से ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन का, इरिगेशन के लिए जो वाटर का डिमांड है उसके बारे में, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ भारत में कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी पानी कम होता है। ठंडा महीना में, गर्मी महीना में पानी कम हो जाता है, लेकिन जो रेनफॉल आता है उस टाइम पे जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल और बिहार जैसा एरिया में भी जब मानसून में सूखा पड़ता है, जब 10-15 दिन तक पानी नहीं होता है, तो यहाँ का फसल बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है। इसलिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का अगर बात करें तो वहाँ पे जो मेनली क्रॉप्स होता है, जैसे कि कॉटन होता है, वहाँ पे राइस होता है, वहाँ पे ये सब उस एरिया में क्रॉप होने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा इरिगेशन का या फिर वहाँ पे उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। बट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये सब क्रॉप होता है, राइस और कॉटन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, कैनाल से या फिर ग्राउंड वाटर का यूज़ करके राइस को, कॉटन को वहाँ पे सिंचाई होता है, उसका फसल बनाया जाता है। इससे क्या हुआ है, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, ठीक है। देखो जैसे कि पंजाब में 76.1%, आपका हरियाणा में 51.3% जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होता है वो ट्यूब वेल से होता है, यानी कि जो वेल कुआं से होता है, टैंक से होता है, ज़मीन के अंदर का पानी को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो इससे वहाँ का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, खास करके ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम। अब अगर हम लोग वाटर प्रॉब्लम जो नया नया हम लोगों के सामने आ रहा है उसका अगर बात करें तो भारत में जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2023 तक हम लोग चाइना से भी ऊपर हो जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन जो पर कैपिटा वाटर है, मतलब कि लोगों को हर दिन जो ज़रूरत होती है पानी का, वो कमते ही जा रहा है। मतलब हम लोगों के पास अब पानी यूज़ करने के लिए कम होते जा रहा है। पहले अगर 100 लीटर पर डे पर पर्सन यूज़ होता था, तो अब वो कम होते होते 90 हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि बारिश कम हो रहा है, इसका मतलब ये कि हम लोग ज़्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और हम लोगों को पानी यूज़ करने के लिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग पानी अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करें।
साथ ही साथ हम लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कामों के लिए, एग्रीकल्चर कामों के लिए, डोमेस्टिक एफ्लुएंट, जैसे कि हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट भी कर रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है, जो यूजेबल वाटर है, जो पानी को हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो जो उनका जो क्वालिटी है वाटर का, वो ख़राब होते जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है, डिटीरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। जो वाटर क्वालिटी है उसका ख़राब होना। तो वाटर क्वालिटी का मतलब होता है कि जो पानी का शुद्धता कितना है, क्या पानी में कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो पानी में नॉर्मली नहीं होना चाहिए या नेचुरली पानी में नहीं होना चाहिए, और क्या ऐसा चीज़ तो नहीं है जिसके कारण कि लोग उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है जिससे कि मछलियाँ या फिर जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको हानि पहुँचे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए पॉल्यूशन वाटर क्वालिटी का अंदेशा लगाया जाता है। भारत की दो प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना, इन दोनों जो नदी है इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। खास करके गंगा में कानपुर वाला स्ट्रेच में, जो यूपी का स्ट्रेच आता है, कानपुर लखनऊ वाला स्ट्रेच, वो तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला है। और यमुना में आप दिल्ली तो वर्ल्ड इन फेमस है कि दिल्ली में जो यमुना है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो पॉल्यूशन का क्या क्या कारण है, आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम लोग बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कि चलो ठीक है, पानी तो ख़राब हो गया, अब पानी को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है। देखो, कुछ कुछ तरीका है। जैसे कि पहला होता है कि समुद्र के वाटर को डिसैलिनाइज कर दिया जाए, उसका जो खारापन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद एक तरीका ये भी होता है कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ का और मेथड्स को लगाया जाए। हालांकि ये सब जो है बहुत महंगा है और भारत में उतना ज़्यादा भी रिसोर्सेज नहीं है कि इन सब टेक्नोलॉजी से हम लोगों की ज़रूरत के लिए पानी को ला सकें। तो इसलिए अब हम लोग को वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। कैसे? मेनली वाटर से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वाटर से डेवलपमेंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर रिसाइकलिंग और वाटर रीयूज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं गंगा और यमुना के बारे में मैंने बात किया। तो देखो, दिल्ली वाला स्ट्रेच में पुअर क्वालिटी, ये वाला स्ट्रेच में भी गंगा का जो है वो पुअर क्वालिटी है। जब गंगा उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पे गुड क्वालिटी गंगा देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे पता ही है आपको कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है वाटर का, तो उसका आंसर यहाँ पर कहीं आपको मिल सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। वाटर पॉल्यूशन तो ठीक है, चलो हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, उसको हम लोग कम कैसे करें, उसको हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिल के 507 स्टेशंस पे जो एक्वेटिक सोर्सेस है, मतलब जहाँ पे पानी रहता है, वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है उसका वाटर क्वालिटीज़ को कि क्या उसका वाटर क्वालिटी कैसा है, क्या उसका ख़राब हो रहा है या फिर बढ़िया हो रहा है। उन सब चीज़ों को CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB के साथ मिलकर, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर उसको मॉनिटर कर रहा है। इन सब से ये समझ में आया कि ऑर्गेनिक और बैक्टीरिया कंटामिनेशन वाटर में होता ही जा रहा है, ठीक है। और ये मेन सोर्स है पॉल्यूशन का, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा पानी को ख़राब कर रहा है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पानी को ख़राब कर रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल देखा जा रहा है यमुना रिवर में। यमुना रिवर जो कि दिल्ली और इटावा के बीच में मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है और इसलिए उसमें ये चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है। कुछ और जो रिवर्स है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो है साबरमती हो गया, गोमती जो कि लखनऊ पे है, काली, अदियार, कोउम रिवर, ये सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है, मेनली टॉक्सिक मेटल्स के कारण फ्लोराइड बढ़ रहा है इसमें। ये तो बहुत ज़्यादा चिंता का बात है कि फ्लोराइड भी बढ़ते जा रहा है वाटर्स में, नाइट्रेट्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस लेके आई है, जैसे कि वाटर एक्ट 1974, इसका पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। साथ ही साथ EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया है। अगर ये सबको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके तो पॉल्यूशन पे लगाम लगाया जा सकता है।
साथ ही साथ गवर्नमेंट लेके आई है वाटर सेस एक्ट 1977। इन सब चीज़ों को क्यों लाया गया, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। अब पॉल्यूशन कम करने का सिर्फ जिम्मेदारी सरकार का नहीं है, ये तो जिम्मेदारी लोगों का भी है, मेरा भी है, आपका भी है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जान के कि देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर ऐसा हम लोग को दिखे इंडस्ट्रीज़ में कि हाँ ये लोग गंदा गंदा पानी जो है वो रिवर्स में छोड़ रहा है, तो हम लोग सीपीसीबी में कंप्लेन कर सकते हैं। वाटर एक्ट के तहत हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि देखो यहाँ पे ये जो वाटर पॉल्यूशन किया जा रहा है। तो इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ा करके हम लोग काम कर सकते हैं और वाटर क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस तो गवर्नमेंट का हिस्सा में चला गया। अब हम लोग रिसाइकल और रीयूज़ ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम और कोई भी इंसान नहाने के बाद जो वाटर बच गया उस वाटर से गार्डनिंग कर सकते हैं। जो शहर में रह रहे हैं लोग, अर्बन एरियाज़ में, वो गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये पानी का डबल यूज़ हो गया, मतलब कि रीयूज़ भी हो गया, कह सकते हैं इसको। ठीक है। फिर जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको कूलिंग और फायर फाइटिंग का ऑप्शन पानी का यूज़ होता है, तो वो पानी उसको हम दे सकते हैं। ठीक है। जो वाटर ख़राब है, जिसको हम लोग यूटेंसिल्स धो करके या फिर बर्तन धो के भेज दिए हैं बाहर की ओर, नाला की ओर, वो डायरेक्ट नाला में जाके वेस्ट वाटर बन जाएगा। उससे बेटर है उस वाटर को हम लोग कार वॉश कर सकते हैं, उससे गाड़ी धो सकते हैं, व्हीकल्स धो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, इस तरह से छोटा छोटा हम लोग बिहेवियरल चेंज करके रिसाइकल कर सकते हैं, वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वाटर का जो वेस्टेज है वो कम होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में। पहले जान लेते हैं वाटर शेड क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एक एरिया है, मान लेते हैं ये एक बड़ा सा एरिया है, इसमें ये एक रिवर जा रहा है। ठीक है। तो ये जो रिवर गया, इसका पूरा जो पाथ है, साथ ही साथ जहाँ पे रिवर ख़त्म होगा उसका जो ग्राउंड वाटर वाला पाथ है, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये वाला, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे वाटर शेड। मतलब कि जहाँ से रिवर जा रहा था, साथ ही साथ जिस रिवर में जहाँ पे वो ग्राउंड वाटर परकोलेट किया, जहाँ से वो पानी निकला, उस पूरे रीजन को हम लोग बोलेंगे वाटर शेड। बेसिकली वाटर का पूरा एक रीजन, मतलब पूरा एक एरिया, पार्क भी हो सकता है, वो एक कोई स्कूल भी हो सकता है, वो कोई रिवर के अगल बगल का जगह भी हो सकता है, तो इसको हम लोग वाटर शेड बोलते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि वो जो सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना और उसको हम लोगों को कंजर्व करना, उसको अच्छे तरीके से बचा के रखना। अब इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, तो इसमें जैसे कि जो रन ऑफ वाटर जा रहा है, जो पानी बहता जा रहा है, उसको बचाना। फिर जो वाटर ग्राउंड वाटर में चला गया उसको यूज़ करना। जो रिचार्ज वेल्स है, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है ना कि पानी जाता है, वहाँ पे एक गड्ढा कर दिया गया ताकि वहाँ पानी स्टोर रह सके, तो वो सब जो कुआँ है, रिचार्ज वेल्स है, वहाँ पर यूज़ करना। फिर जो पानी है उसको रीजनरेट करना, उसको फिर वाटर शेड मैनेजमेंट अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में देखें तो इसका मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी को साथ साथ मिला के बैलेंस करना। और इन दोनों का जब बैलेंस होगा तो वाटर शेड बेहतर हो सकेगा। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, उसमें गवर्नमेंट सब नहीं कर सकती है जब तक कि सोसाइटी के लोगों का साथ ना हो तब तक। अगर लोग साथ देंगे तो कोई भी चीज़ आसान बन सकता है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना अपना एक कोई भी इनिशिएटिव्स निकाल देती है जिससे कि वाटर से डेवलपमेंट किया जाए। अब लोगों का काम है कि उस इनिशिएटिव्स को पूरा करना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक हरियाली स्कीम निकाला गया था ताकि रूरल पॉपुलेशन जो है वो अपना पानी को कंजर्व कर सके, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, वहाँ पे फिशरीज़ लगा सके, उससे वो पानी के एरिया में वहाँ पे जंगल लगा सके, पेड़ पौधा लगा सके, एफॉरेस्टेशन कर सके। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लेके आई नीरू मीरू यानी कि वाटर एंड यू। फिर राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई अरवारी पानी संसद। तमिलनाडु इसी तरह अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना लेकर के आती है। हालांकि अगर लोग साथ में मिल के काम कर सकें तो इससे वाटर शेड मैनेजमेंट अच्छा आसानी से हासिल किया जा सकता है। अब हम लोग बात करें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, तो शायद आपने सुना होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो पानी आकाश से पड़ रहा है, रेन से पड़ रहा है, जो वाटर आ रहा है उसको यूज़ करना, उसको कैप्चर करना, उसको स्टोर करना और उसको अलग अलग तरीके से उस पानी को यूज़ करना। ये बहुत ही दिमाग वाला काम है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा काम है और ये इको फ्रेंडली काम भी होता है। अब ये जो पानी है इसको हम लोग
कहाँ कहाँ रख सकते हैं, जैसे कि बोरवेल वाला जो पॉइंट है उसमें डाल दिए, या फिर किसी गड्ढे में डाल दिए, या फिर कोई हम लोग का घर में कुआं है उसमें डाल दिए। तो इन सब से पानी जो है वहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पानी को कुछ भी अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर से क्या होता है, जो पानी है वो डायरेक्ट समुद्र में ना जा करके हम लोगों के पास रह जाता है, और हम लोग फिर अलग अलग उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो चेक में रहता है, मतलब अगर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, फिर वो ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर लाया जा सकता है। जो ग्राउंड वाटर का क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड और नाइट्राइट बहुत ज़्यादा है, रेन वाटर जो कि मेनली प्योर होता है उसको डाल देंगे तो फ्लोराइड और नाइट्राइट का जो कंपोजिशन है वो कम हो सकता है। सॉइल इरोजन रुक सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी आएगा तो वो सॉइल इरोजन को हेल्प करेगा, लेकिन अगर हम लोग पानी को कम कर देंगे तो सॉइल इरोजन बच सकता है। फिर फ्लडिंग और सॉल्ट वाटर इंट्रूशन जो कोस्टल एरियाज़ में होता है उसको भी रोका जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत समय से किया जा रहा है। हालांकि अगर जैसे हम अभी एक एग्जांपल का बात करें तो राजस्थान में कुंड या फिर टंका लगभग हर घर में वहाँ पे किया जाता है, कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है, और उसमें पानी को रोका जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, ताकि वो लोग समर टाइम में जब पानी ना हो तो उस टाइम पे उस पानी को यूज़ कर सके, या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सके। ठीक है, अब जैसे हम बताएं कि यहाँ पे आप देखो कि अगर वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाएगा तो उससे कैसे हार्वेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे चेक डैम बना दिया गया, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी आके रुक गया, ठीक है, ये वाला पानी आके रुक गया, यहाँ से फिर इरिगेशन वगैरह किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स, अगर लेक्स यहाँ पे जा रहा है तो उससे फिर ये वाला लेक का एरिया है, ये वाला एरिया लेक का है, तो इससे फिर यहाँ से पानी को निकाल के हार्वेस्ट किया जा सकता है। रिचार्ज वेल का अगर बात किया जाए तो देखो रेन वाटर आ रहा है उधर से, यहाँ पे एक सैंड फिटर है, यहाँ पे पहले पानी को हम लोग कलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ से सैंड फिटर से ये प्यूरीफाई हो गया और यहाँ पे डाल दिए, ये रिचार्ज वेल हो गया। रूफ टॉप कलेक्शन, यहाँ पे बारिश आ रहा है, यहाँ पे रूफ टॉप में पानी रुक गया, फिर यहाँ से ब्रिक फिटर में गया, फिर सर्विस वेल में उसको डाल दिया गया पानी, ठीक है, ताकि वो पानी वहाँ पे जाके यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीका है जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि रिवर इंटरलिंकिंग, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि रिवर इंटरलिंकिंग का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, और क्या रिवर इंटरलिंकिंग पॉसिबल है भारत में या नहीं है। ठीक है, और ये अपना जल क्रांति अभियान है, तो जल क्रांति अभियान वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोसाइटी के बीच में बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग लड़ें, कैसे हम लोग पानी को यूज़ कर सकें बेहतर तरीके से, ये 2015-16 के टाइम पे लाया गया था। तो वही सब चीज़ें हैं, एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया हो। एक बात और, मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उन सब का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करना, मुझे अच्छा लगेगा, एंड और आपका भी इससे जो इन्फॉर्मेशन का स्कोप है वो बेहतर होगा, सोचने का तरीका बेहतर हो सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।